पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टैरो क्लब में एक नए विलेन की एंट्री हुई है, आमोन, जिसका नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए। इसी आमोन ने द सन को टारगेट करके मिस्टर फूल की सीक्रेट स्पेस में घुसने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर फूल ने एक स्पेशल रिचुअल से उसके प्लान को फेल कर दिया। वहीं लेनर्ड को पता चला कि उसके अंदर का ओल्ड मैन भी इसी आमोन से बचकर भाग रहा है। अब अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए क्लेन ने एक वेम्पायर के केस में एक्टिवली परफॉर्म करने का डिसाइड किया है। वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है और तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से शाउट आउट आदित्य SAW8404 भाई ने ना 100 रुपीज का सुपर थैंक्स किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहना। मतलब यार थोड़ा लेट हुआ आई नो, बट अपलोड कर दिए, थोड़ा टाइम लगा। तो मुझे एक और चीज़ ये बतानी थी कि कल आई थिंक वीडियो आ जाएगी, मतलब आज तो मैंने अपलोड की है, तो आज मैं पूरा दिन है ना दूसरी वीडियो एडिट करूंगा और आई थिंक कल वीडियो आ जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लो। बट उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्योंकि कॉलेज है ना मेरा अब मंडे से परफेक्ट वाला चालू होने वाला है। मतलब कोई भी ये नहीं होगा, होमवर्क को सब मिलता रहेगा, तो उसमें टाइम देगा। तो मुझे नहीं पता मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा या नहीं, बट मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा और ट्राई भी करूंगा कि जब टाइम मिले ना कब कर लूँ। और बस इतना ही कहना था, बाकी कमेंट्स का रिप्लाई तो वो अभी मैं बंद कर चुका हूँ, किसी देखो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो यार बस इतना ही कहना था। अगर कुछ और कहना है तो कमेंट में लिख लेना, मैं रीड करता रहता हूँ, लेकिन रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो यार बस इतना ही कहना था। एंजॉय। आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेने वाली है। क्लेन अपनी मैजिशियन प्रमोशन के लिए एक परफेक्ट परफॉर्मेंस प्लान करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ऑडियंस ही उसके सारे प्लान फेल कर देगी। और जब एक मिस्ट्री खत्म होती है तो उससे भी बड़ा एक नया केस शुरू हो जाता है। एक मासूम लड़की गायब है और सारे सबूत ऐसे पावरफुल आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसके घर के पास जाने से भी क्लेन को डेंजर फील हो रहा है। अब सोचो उस घर के अंदर कितना बड़ा खतरा छुपा होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्लेन इस नए अनजाने दुश्मन को हराकर उस लड़की को बचा पाएगा? तो पिछले चैप्टर के बाद क्लेन अभी भी उस वैम्पायर फैमिली यानी व्हाइट फैमिली के घर में ही था, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पूरी तरह से घर की छानबीन करने के बाद उसे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। और कमाल की बात ये थी कि उस कपल ने अपने पीछे बाल का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा था। सोचो वो लोग कितने स्मार्ट और केयरफुल थे कि कोई डिविनेशन करके उन्हें ट्रैक ना कर सके। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि वो लोग कोई नौसिखे नहीं थे, उन्हें इस दुनिया के रूल्स पता थे। खैर, इसके बाद क्लेन वापस डॉल से भरे बेडरूम में जाता है और जैसा कि उसका स्टाइल है वो सीधे चला जाता है द ग्रे फॉग अपनी सेफ स्पेस में। उसे एक फाइनल कंफर्मेशन चाहिए था, और डिविनेशन से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। लेकिन मेना करने से पहले उसने उस फीमेल डॉल को कॉन्जर किया जो लगभग उसी की हाइट की थी, और फिर एक डार्क रेड फाउंटेन पेन से उसने गोट स्किन पर एक सेंटेंस लिखा। मतलब ये डॉल आखिर आई कहां से है, इसका राज क्या है? पेन नीचे रखकर क्लेन अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 7 बार दोहराने के बाद उसकी आंखें डार्क हो गईं और वो एक गहरी नींद जैसी स्टेट में चला गया। उस धुंधले से सपने में इसने उस डॉल के सारे विजन्स देखे। उसने देखा कि कैसे एक पपेट बनाने वाले से बड़ी मेहनत से बनाया था, और फिर उसने देखा कि कैसे एमलिन व्हाइट वो वैम्पायर उसे खरीदकर इस कमरे में लाया था। और फाइनल सीन में एमलिन बेड के किनारे बैठकर उस डॉल को और बाकी सारी डॉल्स को बड़े प्यार और अफेक्शन से देख रहा था। सच कहूं तो ये सीन थोड़ा फनी था, मतलब इतना सस्पेंस बनाया और एंड में क्या निकला कि भाई साहब तो बस एक डाई हार्ड डॉल फैनेटिक हैं। क्लेन की जब आंखें खुली तो उसने अपना माथा पकड़ लिया कि यार मैंने क्या ही सोच लिया था। मुझे तो लगा था कि इस डॉल में कोई खतरनाक आत्मा या कोई बड़ा सीक्रेट होगा, पर ये तो बस एक हॉबी निकली। खैर, इसके बाद उसने उस डॉल के कॉन्जरेशन को खत्म किया और एक दूसरा डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। 48 रिवर बे एवेन्यू में पिछले 10 सालों में हुई मौतें। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर व्हाइट फैमिली सच में खून पीने वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स होते जो लोगों को गायब करते हैं, तो 10 साल जैसे लंबे टाइम में कभी न कभी तो कोई एक्सीडेंट या गड़बड़ उनके घर पर हुई ही होगी। लेकिन डिविनेशन का रिजल्ट आया 0, नथिंग। पिछले 10 सालों में उस एड्रेस पर किसी की भी मौत नहीं हुई थी। तो अब क्लेन को लगभग यकीन हो गया था कि व्हाइट फैमिली कुछ छोटी मोटी चोरियों को छोड़कर एक लॉ अवॉइडिंग वैम्पायर फैमिली है। अपना काम खत्म करके चुपचाप उस घर से निकल गया, अपने पीछे को भी निशान छोड़े बिना। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी। वो सीधा रिवर बे पुलिस स्टेशन गया। वहां चोरों और नशेड़ियों की भीड़ में मिक्स होकर वो बड़ी आसानी से आर्काइव्स रूम में घुस गया और पिछले 10 साल के मिसिंग रिकॉर्ड्स चेक करने लगा। वहां भी उसे कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये कंफर्म हो गया था कि एमलिन की फैमिली डेंजरस नहीं है। अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्लेन का असली प्लान। उसने डिटेक्टिव स्टुअर्ट को एक गुमनाम लेटर लिखा, जिसमें उसने एक हिंट दिया। लेटर में लिखा था कि उसने एमलिन व्हाइट जैसे दिखने वाले किसी शख्स को ब्रिज के साउथ एरिया में देखा है। ये सब उसके फेसलेस पोर्शन को डाइजेस्ट करने के लिए एक परफॉर्मेंस का हिस्सा था। वो धीरे धीरे ऑडियंस को अपने एक्ट में खींच रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मीलों दूर सोनिया सी के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां हमारा हैंग्ड मैन एल्गर विल्सन अपने शिप ब्लू अवेंजर पर है। और भाई, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी।
क्योंकि लगभग 4 महीने की मेहनत के बाद उसने फाइनली अपना सीफेयर पोशन पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया था। और जैसे ही पोशन डाइजेस्ट, उसका दिमाग फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स बनाने लगा। यह है द हैंग्ड मैन का असली एम्बिशन, जो बहुत ही शॉकिंग और डेयरिंग था। उसका प्लान था कि वो चर्च से छुपाकर सीक्वेंस 6 विंड ब्लेस्ड बनेगा और फिर 3 साल के अंदर वो सीक्रेटली सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में वो चर्च के सामने सिर्फ एक नॉर्मल सीक्वेंस 7 बना रहेगा, और जब वो सीक्वेंस 5 बन जाएगा तो उसके पास इतनी पावर होगी कि वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद पूरा कर पाएगा। उसका प्लान यही नहीं रुका। उसने सोचा था कि वो शादी करके अपनी एक्स्ट्रा बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बच्चों को ट्रांसफर देगा ताकि वो खुद का कंट्रोल न खोए। मतलब इस बंदे ने अगले कई सालों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था। उसकी नजर चर्च में एक कार्डिनल की पोजीशन पर थी, एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बनने पर, और इस खतरनाक प्लान में उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी टेदरिंग और मिस्टर फूल। चलो अब वापस बैक उन मैक्लेन के पास आते हैं। वो अपने घर पहुंचकर सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि वो आज के काम से काफी थक चुका था। उसने सोचा था कि बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल और वेयरवुल्फ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिविनेशन वो अगले दिन करेगा। लेकिन जैसे ही वो बेड पर लेटा और आंखें बंद की, अचानक उसकी सीयर वाली स्पिरिचुअल इंट्यूशन जोरों से किन हुई। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। उसने नोटिस किया कि पिछले कई दिनों से जब भी उसका मेंटल स्टेट अच्छा होता था तब भी वो उस डिविनेशन को टाल रहा था, और ये बहुत ही एबनॉर्मल था। उसे तुरंत मेगोज वाला इंसिडेंट याद आया जब उसकी इंट्यूशन ने उसे एक एविल गॉड के बच्चे को सीधे देखने से रोक दिया था ताकि वो वहीं पर अपना कंट्रोल न खो बैठे। उसे समझ आ गया कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उस वेयरवुल्फ कैरेक्टरिस्टिक पर डिविनेशन करने से रोक रहा था क्योंकि वो हद से ज्यादा डेंजरस था। रीजन, रोज स्कूल ऑफ थॉट, उनका एविल गॉड द चेंड गॉड। अगर क्लेन उस कैरेक्टरिस्टिक पर डिविनेशन करता तो शायद वो सीधा उस एविल गॉड से कनेक्ट हो जाता, और उसके बाद क्या होता ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सोचकर ही क्लेन की रूह कांप गई। उसने फैसला किया कि वो पहले सिर्फ बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल पर डिविनेशन ट्राई करेगा, ये देखने के लिए कि खतरा आखिर किस चीज से है। तो नया चैप्टर शुरू होता है ट्यूसडे मॉर्निंग से, और मौसम वैसा ही ठंडा है जैसा बैकडोंग में हमेशा होता है। हमारा हीरो क्लेन अपने ट्वीड कोट का कॉलर टाइट कर हैट पहनता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। उसका प्लान था कि वो गली के आखिर में लगे मेल बॉक्स तक जाएगा और डिटेक्टिव स्टुअर्ट को एक लेटर पोस्ट करेगा। अब क्योंकि ये जगह ज्यादा दूर नहीं थी तो उसे बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी अपनी सर्दी से ठीक हुआ था उसने खुद को अच्छे से मोटे कपड़ों में लपेट लिया था, जस्ट इन केस। जैसे ही वो अपने पड़ोसी जर्गन के घर के पास से गुजरता है उसे एक खिड़की खुलने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो खिड़की पे मिसेस डोरिस खड़ी थीं। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर और झुकी हुई लग रही थीं। वो क्लेन को ग्रीट करती हैं और अपने कैट ब्रॉडी की देखभाल करने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। और यहाँ एक फनी मोमेंट होता है। ब्रॉडी द कैट क्लेन को आकर ग्रीट करने के बजाय अपनी ओनर को ही नजर करता रहता है, क्लेन की तरफ देख तक नहीं। क्लेन मजाक में सोचता है यार एक बिल्ली ने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया, लेकिन वो एक सच्ची स्माइल के साथ मिसेस डोरिस से बात करता है। मगर बात करते करते क्लेन चुपके से अपना स्पिरिट विज एक्टिवेट करता है और मिसेस डोरिस की ऑरा को देखता है, और उसे पता चलता है कि उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। उनकी उम्र, बैकडोन का ठंडा मौसम और खराब हवा, ये सब उनके लंग्स की बीमारी पर बहुत बुरा असर डाल रहे थे कि क्लेन को एहसास होता है कि वो शायद ये सर्दी तो निकाल लेंगी पर अगली सदी तक बचना मुश्किल होगा। अगर उन्हें कुछ और साल जीना है तो उन्हें साउथ में डेसी बे के पास कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन वो जानता था कि लायर जर्गन के पास शायद इतने पैसे नहीं होंगे। यह सीन क्लेन के कैरेक्टर का एक बहुत ही सेंसिटिव साइड दिखाता है। वो सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं है बल्कि लोगों की तकलीफ को समझता भी है। ये सोचते सोचते वो मेलबॉक्स पहुंचता और लेटर पोस्ट कर देता है। अब घर लौटते टाइम रास्ते से वो ब्रेकफास्ट के लिए एक देसी पाई खरीदता है, लेकिन जैसे ही क्लेन अपने घर के पास पहुंचता है वो देखता है कि बाहर एक बहुत ही एलिगेंट फैंसी गाड़ी खड़ी है और 2 लेडीज, जिनमें से एक उसकी मकान मालकिन मिसेस टेलिन थी और दूसरी मैम मैरी, बड़ी बेचैनी में उसकी डोरबेल बजा रही थीं। उनके आसपास गार्ड्स और नौकर ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी खतरे से बचने की तैयारी कर रहे हों। क्लेन को देखकर मैम मैरी के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। वो कहती हैं, मिस्टर डिटेक्टिव आपको मेरी मदद करनी होगी। क्लेन अपने स्पिरिट विजन में देखता है कि उनकी घबराहट, डर और टेंशन बिल्कुल असली है, कोई एक्टिंग नहीं। तो वो उन्हें अंदर बात करने के लिए बुलाता है। अंदर आते ही बैठने से पहले ही मैम मैरी इम्पेशेंटली बोलती हैं, डिटेक्टिव मोरियार्टी, मुझे एक थ्रेटनिंग लेटर मिला है, धमकी भरा खत। क्लेन देसी पाई नीचे रखता है और पूछता है, लेटर में क्या लिखा है? मैम मैरी बताती हैं कि लेटर में लिखा था कि जब वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की इन्वेस्टिगेशन करें तो उन्हें फैक्ट्रियों के स्मोक वाले मामले को नरमी से हैंडल करना होगा और उनके कंट्रीब्यूशन को माननागा, और ना तुम्हारा हाल भी उस डॉल जैसा होगा जो लेटर के साथ आई है। और उस डॉल का सर धड़ से अलग था और उसके हाथ पैर टूटे हुए थे। मैम मैरी की आवाज कांप रही थी, वो बहुत डरी हुई थी। ये सुनकर क्लेन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। उसका पहला रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। उसने कहा, मेरा सजेशन है कि आप पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि मैम मैरी अब नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल की मेंबर थी। उनकी हैसियत अलग थी।
पुलिस ऐसी धमकी को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकती थी। लेकिन मैम मैरी कहती हैं, मैंने रिपोर्ट कर दिया है, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वो बताती हैं कि पुलिस ने कहा कि लेटर तो न्यूज़पेपर से शब्द काटकर बनाया गया है और डॉल कहीं से भी खरीदी जा सकती है, इसलिए भेजने वाले को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा और उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला भेजा है। ये सुनकर क्लेन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे ये सिचुएशन बहुत अजीब लगती है। यहाँ से क्लेन का डिटेक्टिव माइंड काम करना शुरू करता है और ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सोचता है ये केस एक गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ा है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है। पुलिस को तो इसे तुरंत चर्च के बेयोंडर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नाइटहॉक्स को सौंप देना चाहिए था। उनके पास डिवाइनेशन जैसी पावर्स होती हैं जिससे वो न्यूज़पेपर से बने लेटर के पीछे कौन है ये आसानी से पता लगा सकते थे। पुलिस का इतना कैजुअल बिहेवियर, इसका मतलब या तो पुलिस बिकी हुई है, फिर इस केस में कुछ और ही चल रहा है। लिविंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। क्लेन अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और उसे अपनी उंगलियों के बीच फ्लिप करने लगता है जैसे कि ये उसकी आदत हो सोचते वक्त। वो डिवाइनेशन करता है। वो कॉइन उछालकर सवाल पूछता है, क्या इस मामले में कोई खतरा है? कॉइन उसके हाथ पर गिरता है और उसका मतलब होता है कोई खतरा नहीं है। ये रिजल्ट क्लेन के लिए भी शॉकिंग था। एक ऐसी धमकी जिसमें जान से मारने की बात हो, उसमें जीरो डेंजर कैसे हो सकता है? इसका मुमकिन अब साफ था। क्लेन के दिमाग में सारी फजल पीसे हैं। पुलिस का अजीब बिहेवियर, डिवाइनेशन में कोई खतरा ना होना, इसका एक ही मतलब हो सकता है, यह एक ट्रैप है। यह थ्रेट किसी फैक्ट्री ओनर ने नहीं बल्कि खुद काउंसिल के लोगों ने मैम मैरी को भेजा है ताकि मैम मैरी को एक विक्टिम की तरह दिखाया जा सके, पब्लिक में गुस्सा भड़काया जा सके और फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ बिल आराम से पास करवाया जा सके। ये एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल मूव था और ये समझकर क्लेन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो मैम मैरी से कहता है, मैम आप चिंता मत कीजिए, आप शांति से घर जाइए। अगर अगले 2 दिनों में कोई आपसे इस मुद्दे को पब्लिक करने के लिए बात करने आता है ताकि लोगों को फैक्ट्री ओनर्स की असली सच्चाई पता चले और पब्लिक में गुस्सा बढ़े, तो समझ लेना कि आप बिल्कुल सेफ हैं। मैम मैरी कंफ्यूज जाती हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्लेन बस स्माइल करके कहता है, ये मेरा डक्शन है, और वो प्रॉमिस करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद उन्हें प्रोटेक्शन देगा। और दोस्तों आगे जो होता है वो क्लेन की ब्रिलियंस को साबित कर देता है। मैम मैरी थोड़ी टेंशन में घर लौटती हैं और जैसे ही वो घर पहुंचती हैं उनका हाउसकीपर उन्हें बताता है कि काउंसिल के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर हिबर्ट हॉल उनसे मिलने आए हैं। और मिस्टर हॉल उनसे मिलते ही कहते हैं, मैम मैरी, मुझे आपके साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर बहुत दुख। मैं चाहता हूं कि एक रिपोर्टर आपका इंटरव्यू ले ताकि हम सबको बता सकें कि ये फैक्ट्री ओनर्स कितने नीचे गिर सकते हैं। बूम, क्लेन की प्रेडिक्शन 100% सच निकली। ये सुनकर मैम मैरी के तो होश ही उड़ जाती हैं, कुछ बोल ही नहीं पाती। उधर क्लेन मैम मैरी को भेजने के बाद ग्रे फॉग के ऊपर जाकर अपनी डिवाइनेशन को फिर से कंफर्म करता है और उसे सेम रिजल्ट मिलता है। और इस सब के बीच उसकी बेचारी डेसी पाई ठंडी हो चुकी थी। और इस छोटे से लेकिन ब्रिलियंट डिटेक्टिव वर्क के बाद क्लेन अपने अगले काम पर लग जाता है, जो है बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल के ओरिजिन को डिवाइन करना। तो भाई कहानी शुरू होती है ग्रे फॉग के ऊपर बने उस मिस्टीरियस और आलीशान पैलेस से। क्लेन उस लंबी सी ब्रॉन्ज टेबल के एंड में बैठा था और उसके हाथ में एक ट्रांसलूसेंट ब्राउन बॉटल थी। वो उसे बार बार चेक कर रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं उससे कोई खतरा तो नहीं है, पर उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो उसने सोचा चलो शुरू करते हैं, और उसने एक पेन और पेपर निकाला और डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। इसका ओरिजिन क्या है? अब यहाँ पर क्लेन खुद को एक बड़े झटके के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि ऐसी चीजों का पास्ट जानना खतरनाक भी हो सकता था। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है और करते हुए डिविनेशन शुरू कर देता है। जल्द ही वो एक धुंधली सी ग्रे ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उसे एक अंधेरा लेकिन बहुत बड़ा कमरा दिखाई देता है। उस कमरे का सीन देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। वहां किंग कोबरा थे, ब्लैक विडो स्पाइडर्स थे और न जाने कितने अजीब अजीब पौधे और जानवर थे। कमरे के बीच में लंबी सी टेबल के सामने एक व्हाइट कोट पहना हुआ मिडल एज्ड आदमी खड़ा था। वो किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर जैसा लग रहा था। वो सांपों का पित्त और मकड़ियों का जहर एक बड़े से काले बर्तन में डाल रहा था जो छत से लटका हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, उसने कुछ ऐसी चीजें भी डाली जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल चमक थी। मतलब कुछ चीजें काले धुएं में बदल जाती थीं, तो कुछ डार्क ग्रीन कलर के फेफड़ों जैसी शेप ले लेती थीं। ये देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि कोई बहुत ही खतरनाक रिचुअल या क्राफ्टिंग चल रही थी। धीरे धीरे उस काले बर्तन के आसपास की हवा गाढ़ी होने लगी, जैसे कोई इनविजिबल एनर्जी सेंटर में जमा हो रही हो, पर वो एनर्जी बार बार बिखर जा रही थी। मैं एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर टेंशन आ गई। वो काफी बेचैन लग रहा था। उसने पास रखी एक काली नोटबुक देखी, एक फिर हिम्मत डैगर से अपनी कलाई काट ली। अब सोचो वो कितना डेस्परेट होगा कि उसने अपना ही खून यूज करने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसके खून की बूंदें उस बर्तन में गिरी, ऐसा लगा जैसे उस मिक्सचर में जान आ गई हो। बर्तन से एक भयानक सक्शन फोर्स निकली और उसने आसपास की सारी एनर्जी को अंदर च लिया। और बात यही नहीं रुकी, उस आदमी का जो खून अभी भी कलाई से बह रहा था वो भी हवा में उड़कर बर्तन में चला गया। वो आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा
उसने बचने की बहुत कोशिश की पर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बॉडी स्ट्रेच होने लगी, उसका सिर दबने लगा और वो धीरे धीरे करके उस बर्तन के अंदर समा गया। ये बहुत ही हॉरिफाइंग सीन था। उस बर्तन ने अपने क्रिएटर को ही खा लिया था और सिर्फ उसे ही नहीं, कमरे में जो भी चीजें थीं वो सब उस बर्तन में खिंची चली गईं। पूरा कमरा एक ब्राउन कलर के फॉग से भर गया और जब सब शांत हुआ तो वो ट्रांसलूसेंट ब्राउन बॉटल जमीन पर पड़ी थी। सीन खत्म होते ही क्लेन की आंखें खुल गईं और वो समझ गया कि ये बॉटल एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी जिसमें बनाने वाले की ही जान चली गई थी। इसका मतलब ये एक मिस्टिकल आइटम था, किसी बियॉन्डर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं। इसलिए क्लेन उससे पोशन का फॉर्मूला डिवाइन नहीं कर सकता था। पर अच्छी बात यह थी कि उसे ये पता चल गया था कि इस बॉटल से और छिपा हुआ खतरा नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है एम्प्रेस बोरो में, जहां ऑड्री अपने आलीशान घर में साइकोलॉजी पढ़ रही थी। उसके पैरों की गोल्डन रिट्रीवर सूजी बैठा हुआ था और बड़े ध्यान से सब देख रहा था। उसकी टीचर एस्क्लांटे उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बता रही थी। उसने कहा, एक थ्योरी है कि हम इंसानों को अपने पूर्वजों की चेतना यानी कॉन्शनेस का एक हिस्सा विरासत में मिलता है। जैसे बहुत से लोगों ने कभी जहरीला सांप नहीं देखा होता, पर उसे देखते ही उन्हें डर लगने लगता है। ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल इन खतरों का सामना किया है और वो यादें हमारी कॉन्शनेस के सबसे गहरे हिस्से में बस गई हैं। ऑड्री को यह सुनकर बहुत इंटरेस्ट आया और उसने पूछा कि यादें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती कैसे हैं। इस पर एस्क्लांटे ने समझाया, कुछ लोगों का मानना है कि हम सबकी कॉन्शनेस सबसे गहरे लेवल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक बहुत बड़ा समंदर हो, और हमारी अपनी पर्सनल कॉन्शनेस उस समंदर में मौजूद आइलैंड की तरह है जिसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है और ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे। अब ऑड्री का दिमाग तो एक बियॉन्डर का था। उसने तुरंत इस थ्योरी को साइकियाट्री की पावर से जोड़ लिया। उसे लगा कि यही साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का बेस है और शायद एस्कलांटे भी उसी ग्रुप की मेंबर है, उसे रिक्रूट करना चाहती है। वो मन में सोच रही थी, ये लोग कितने पेशेंट हैं, अभी तो मुझे सीधे सीधे रिक्रूट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तभी सूजी, जो इंसानी भाषा बस थोड़ी बहुत ही समझती थी, अपनी क्यूटनेस तह दिखाते हुए बोली, ये मुझे हम लोगों जैसी ही है। नहीं, मेरा मतलब हमारे जैसे डॉग। नहीं, ये भी सही नहीं है। वो बेचारी सूजी सही शब्द ढूंढ नहीं पा रही थी। अब कहानी वापस आती है क्लेन पर, जो एक नॉर्मल भेस बलकर हार्वेस्ट चर्च के बाहर खड़ा था। उसने अंदर जाने से पहले ऊपर बने सेक्रेट एम्बलम को देखा और सीढ़ियां चढ़कर मेन दरवाजे से अंदर चला गया। उसका प्लान बिल्कुल सेट था। वो एक डिटेक्टिव बनकर ये दिखाएगा कि उसे एमलिन व्हाइट के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। फिर वो होशियारी से एमलिन को बचाने का नाटक करेगा ताकि किसी को शक न हो और बाद में एमलिन की फैमिली से इनाम भी ले सके। ये एक बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस होने वाली थी, या कम से कम क्लेन को तो यही लग रहा था। चर्च के अंदर बिशप उत्रावस्की उपदेश दे रहे थे। उनकी हाइट 2.2 मीटर से भी ज्यादा थी और बॉडी ऐसी कि ढीले ढाले कपड़ों में भी छिप नहीं रही थी। उन्हें देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ही जेंटल एक्सप्रेशन थे, जैसे उन्हें लाइफ से बहुत प्यार हो। खैर, जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, क्लेन अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी पीछे के दरवाजे से चर्च ऑफ अर्थ मदर के प्रीस्ट की ड्रेस में एक आदमी अंदर आया। वो 28 या 29 साल का था, काले बाल, लाल आंखें, और वो कोई और नहीं बल्कि एमलिन व्हाइट था। क्लेन का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो मन में चिल्ला रहा था, अरे भाई, तुम्हें तो बेसमेंट में बंद होना चाहिए था। तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी भी अर्थ मदर को नहीं मानोगे। एमलिन एक एक करके सबको प्रसाद दे रहा था और आखिर में वो क्लेन के सामने आकर रुका। क्लेन ने तुरंत मौका देखकर धीमी आवाज में एक्टिंग शुरू की, क्या तुम एमलिन व्हाइट हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे दोस्त को तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? पर एमलिन ने रोने जैसी स्माइल के साथ कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही घर लौट आऊंगा। और फिर उसने जो कहा वो सुनकर क्लेन के होश ही उड़ गए। एमलिन बोला, मैं अब अर्थ मदर का मानने वाला बन गया हूँ, नहीं एक प्रीस्ट बन गया हूँ। ये जवाब क्लेन के प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। वो मन ही मन चिल्ला रहा था, अरे भाई, कहाँ गई तुम्हारी जिद? कहाँ गया तुम्हारा वैम्पायर वाला एटीट्यूड? इतनी जल्दी हार मान ली। मेरी इतनी मेहनत से तैयार की हुई परफॉर्मेंस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन तभी क्लेन को कुछ गड़बड़ लगी। एमलिन उसे ये सब क्यों मैं तो बस एक अनजान डिटेक्टिव हूँ। इससे पहले कि क्लेन कुछ समझ पाता, एमलिन ने एक घमंडी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मिस्टर डिटेक्टिव, या फिर मुझे तुम्हें मास्टर की का नया ऑनर कहना चाहिए। एक रॉयल सैंगवाइन के लिए हर इंसान की स्मेल और खून की खुशबू अलग होती है। जब मैं बेसमेंट में बंद था तब भी मैंने तुम्हारी स्मेल पहचान ली थी। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ। मतलब एमलिन को शुरू से ही पता था कि क्लेन कौन है और उसने क्लेन को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया था। तो भाई, चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही टेंस मोमेंट से। अपना मेन कैरेक्टर क्लेन हार्वेस्ट चर्च के अंदर है और तभी वैम्पायर एमलिन व्हाइट उसे पहचान लेता है। और सिर्फ पहचानता नहीं है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि तुम एक बियॉन्डर हो। ये सुनते ही एक सेकंड के लिए क्लेन की हालत खराब हो जाती है। वो ऑलमोस्ट कॉम्बैट मोड में चला जाता है। उसका पहला इंस्टिंक्ट था कि या तो लड़ो या भागो। मतलब सोचो, एक सीक्रेट बियॉन्डर होने का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई आपकी असली आइडेंटिटी जान जाए।
और यहाँ तो एक वैम्पायर सीधे सीधे उसके मुंह पर बोल रहा था। लेकिन फिर अगले ही पल क्लेन के दिमाग में एक क्लैरिटी आती है। वो खुद से ही सवाल करता है कि मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, और फिर वो खुद को जवाब देता है कि अगर पहचान लिया तो क्या, अब सिचुएशन तो महीने पहले जैसी नहीं है। उसने सोचा कि पहले जब एम्बेसडर वाला इंसिडेंट हुआ था तब मैं नया नया था, डरा हुआ था और ऑफिशियल बियॉन्डर्स के सामने मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन अब मैं एक जाना माना डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है, एक कवर आइडेंटिटी है जो लोगों के दिमाग में एकदम बस चुकी है। यहाँ तक कि डिटेक्टिव स्टैंटन जो खुद एक बियॉन्डर है उसे भी मुझ पर शक है और वो मुझे अपनी टीम में लेने की कोशिश कर चुका है। इसका मतलब ये है कि मैं ऑफिशियल बियॉन्डर्स की नज़रों में एक बॉर्डरलाइन मेंबर जैसा हूँ। अगर कुछ होता भी है तो वो मुझे सीधा जेल में नहीं डाल देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है तो मैं बस मिस्क स्ट्रीट वाला अपना घर और शर्लॉक मोरियार्टी की ये पूरी आइडेंटिटी छोड़कर गायब हो जाऊंगा। मेरे पास हमेशा एक एस्केप प्लान रेडी हाथ है। ये फिर रियलाइजेशन आते ही क्लेन का सारा टेंशन, सारा डर हवा हो जाता है। उसके चेहरे पर ऐसी शांति आ जाती है जैसे वो एमलिन से मौसम के बारे में बात कर रहा हो। मतलब आप कैरेक्टर का ग्रोथ देखो, पहले पैनिक करता था, अब सिचुएशन को कितनी नीचे एनालाइज कर रहा है। क्लेन को इतना शांत देखकर एमलिन थोड़ा हैरान हो जाता है। वो क्लेन के पास आकर बैठता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मिस्टर डिटेक्टिव, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दूं कि तुम एक बियॉन्डर हो? इस पर क्लेन बिना उसकी तरफ देखे सामने बिशप उत्तरावस्की को देखते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और चिल्लाकर सबको बताऊंगा कि यहाँ एक वैम्पायर है। भाई साहब, क्या जबरदस्त कमबैक था। मतलब आओ दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं, देखते हैं किसका ज्यादा नुकसान होता है। ये सुनकर एमलिन का चेहरा उतर जाता है और कहता है, सैंगुइन, एक नोबल सैंगुइन समझे जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। इसके बाद एमलिन अपनी अकड़ में बताता है कि वो आजाद होने वाला है। उसने कहा, मैंने उस बूढ़े फादर उत्तरावस्की को बेवकूफ बना दिया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं अर्थ मदर में कन्वर्ट होना चाहता हूँ और मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। और उस बेवकूफ ने मेरी बात मान भी ली। उसने मुझे यहाँ एक प्रीस्ट बना दिया और कहा कि जैसे ही मैं चर्च की होली बाइबल याद कर लूंगा वो मुझे घर जाने देगा। हाँ, उसे धोखा देना कितना आसान था। ये सुनकर क्लेन को उस एमलिन की तरस आता है और कहता है, जिसे तुम बेवकूफ समझ रहे हो वो फादर उत्तरावस्की पर एक पायरेट हुआ करता था। उसने शायद इतने लोगों को मारा होगा जितने तुम्हारे फादर ने अपनी पूरी जिंदगी में बचाए भी नहीं होंगे। पायरेट्स कभी किसी पर भरोसा नहीं करते। धोखा और साजिश उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है। ऐसे में फादर उत्तरावस्की जैसा सक्सेसफुल पायरेट जो जिंदा बच गया वो आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है। और फिर क्लेन असली बॉम्ब गिराता है। वो कहता है, फादर के पास एक बहुत पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट है जिसका नाम है मेंटल टेरर कैंडल। ये कैंडल किसी भी सोल के सबसे गहरे हिस्से में झांक सकती है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता। और ये तो उसका सिर्फ एक यूज है, मुझे नहीं पता उसके और क्या क्या यूज हैं। ये सुनते ही एमलिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखें एकदम खाली हो जाती हैं। उसे याद आता है कि जब उसने कहा था कि वो अपना धर्म बदलना चाहता है तो फादर उत्तरावस्की हाथ में एक लैंटर्न लेकर आए थे और उस लैंटर्न के अंदर एक कैंडल जल रही थी। उसकी पूरी बॉडी जमसी जाती है। क्लेन उसे और डराते हुए कहता है, उस शायद फादर उत्तरावस्की ने उस कैंडल का इस्तेमाल तुम्हारे अंदर एक बीज बोने के लिए किया हो, एक ऐसा बीज जो धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह से अर्थमदर का भक्त बना देगा। ये सुनकर एमलिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी आखिरी उम्मीद आजमाता है और कहता है, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो चर्च पर मुझे जबरदस्ती कैद करने का इल्जाम लगाएंगे। क्लेन तरस भरी नजरों से देखता है और कहता है, अगर मैं फादर उत्तरावस्की की जगह होता तो मैं सीधा पुलिस को बुलाता। अब तुम ही बताओ, आखिर में कौन मुसीबत में फंसेगा, या एक वैम्पायर? एमलिन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो गुस्से में सामने वाली बेंच पर मुक्का मारता है। वो कहता है, मैं इंतजार करूंगा, जैसे ही मैं होली बाइबल याद कर लूंगा वो मुझे जाने देगा। उसने वादा किया है और वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। और तभी क्लेन अपना फाइल सबसे बड़ा दांव चलता है। वो शांति से कहता है, मैं 48 रिवर बे एवेन्यू गया था, तुम्हारे घर, तुम्हारे पेरेंट्स वहां से जा चुके हैं। एमलिन कहता है, हाँ तो वो कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। क्लेन आगे कहता है, वो बहुत जल्दी में गए, इतना कि वो बहुत सारा सामान पीछे छोड़ गए, जैसे कि तुम्हारे कमरे का सारा सामान। ये सुनते ही एमलिन पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी सीट से उठता है और सीधा बिशप उत्तरावस्की की तरफ भागता है चिल्लाते हुए, फादर बिशप, मुझे घर जाना है। जब चर्च की सेरेमनी खत्म होती है तो क्लेन बिशप के पास जाता है और कहता है, बिशप, एमलिन के पेरेंट्स ने मुझे उसे वापस ले जाने के लिए हायर किया है। इस पर फादर उत्तरावस्की शांति से जवाब देते हैं, एमलिन जब चाहे घर जा सकता है। ये सुनकर क्लेन और एमलिन दोनों शॉक हो जाते हैं। इसका मतलब उसे कभी कैद किया ही नहीं गया था। एमलिन बिना एक शब्द कहे तेजी से चर्च के दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं एमलिन अचानक रुक जाता है और धीरे से बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हार्वेस्ट चर्च की याद आ रही है। मुझे वापस जाकर वहां सफाई करने का मन कर रहा है, बस 1 घंटे के लिए। क्लेन समझ जाता है
मेंटल टेरर कैंडल का लगाया हुआ बीज अपना काम शुरू कर चुका है। ये एक साइकोलॉजिकल पट्टा था जो एमलिन चाहे कहीं भी जाए उसे रोज 1 घंटे के लिए चर्च वापस खींच लाएगा। एमलिन गुस्से में कहता है, मैं इस फीलिंग से लड़ गया, मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर वो एक कैरेज रोकते हैं, लेकिन एमलिन के पास पैसे नहीं होते। क्लेन मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास हैं। रास्ते में क्लेन उससे कंफर्म करता है कि क्या उसके फादर एक अच्छे डॉक्टर हैं जो दवाइयां बनाने में माहिर हैं। एमलिन गर्व से कहता है, हाँ, सबसे बेस्ट पोशन मास्टर्स सैंगुइन ही होते हैं। क्लेन मन ही मन मुस्कुराता है, उसे जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई थी। जब वो एमलिन के घर पहुंचते हैं तो एमलिन उसे थैंक यू बोलता है। इस पर क्लेन मुस्कुराते हुए अपना असली बिल पेश करता है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ढूंढने का जो इनाम है और आने जाने का खर्चा वो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से ले लूंगा। और हाँ, तुम्हें मेरे एक पेशेंट के लिए बियॉन्ड इफेक्ट्स वाली एक मेडिसिन भी तैयार करनी होगी, ये तुम्हारी फैमिली को पे करना होगा। और इसी के साथ क्लेन ने न सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल किया बल्कि एक वैम्पायर को अपना कर्जदार भी बना लिया। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि क्लेन ने एमलिन व्हाइट को ढूंढ लिया था जो अपने घर से भागा हुआ था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है दोनों की बातचीत से और सीन काफी फनी है। क्लेन एमलिन को बताता है कि उसे घर वापस ले जाने के बदले में उसे बाउंटी रिवॉर्ड, आने जाने का खर्चा और उसके पेशेंट के लिए जो दवा बनाकर उसके पैसे भी चाहिए। ये सुनते ही एमलिन व्हाइट एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचता है, भाई तुम्हारी जेंटलमैनलीनेस कहाँ गई? मतलब एक वैम्पायर को उम्मीद थी कि एक डिटेक्टिव हीरो की तरह बिहेव करेगा, लेकिन क्लेन के दिमाग में तो अलग ही कैलकुलेशन चल रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, एक डिटेक्टिव हूँ, हिसाब किताब क्लियर रखना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं 2 दिन से केला क्लब नहीं जा पाया, पता नहीं वहाँ क्या स्पेशल खाना मिस हो गया होगा। मेरे हिसाब से ये सीन क्लेन के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखाता है। वो प्रैक्टिकल और अपने फायदे का सोचता है। खैर, एमलिन भी समझ जाता है कि ये डिटेक्टिव पैसे के बिना काम नहीं करेगा, तो वो नकली स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन दवा बनाने से पहले मुझे पेशेंट को देखना पड़ेगा। उसके टोन से ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी पोशन बनाने की स्किल्स पर पूरा भरोसा है। और यहीं पर क्लेन के दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट आता है। उसे रियलाइज होता है कि व्हाइट फैमिली तो पोशन बनाने में एक्सपर्ट है, तो अगर फ्यूचर में उसे कभी चोट लगी या जहर दिया गया तो वो इलाज के लिए इनके पास एक पल के लिए उसे लगता है, तो क्या मैंने फादर युत्रावस्की से अपोथेरी का फॉर्मूला लेकर गलती कर दी? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि नहीं, फॉर्मूला जैसी चीजें हमेशा वैल्यूएबल होती हैं और व्हाइट फैमिली तो वैसे भी अपनी पहचान छुपाकर कहीं और रहेगी तो ना मुश्किल होगा। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि क्लेन हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता है। अब एमलिन उसे एक बहुत बड़ा ऑफर देता है। वो कहता है, अगर तुम मेरे ऊपर मेंटल टेरर कैंडल के इफेक्ट को हटा सको तो तुम्हें और भी ज्यादा बाउंटी मिलेगी और सैंगविन की दोस्ती भी। सैंगविन यानी वैम्पायर्स की दोस्ती, ये एक बहुत बड़ी बात थी जो एमलिन ने कही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लेन ये कर ही नहीं सकता था। वो एक मैजिशियन था, साइकिक पावर्स में उसकी एक्सपर्टीज नहीं थी। उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान आ जाता है। वो सोचने लगता है, मैं ये कैसे करूंगा? मेरे जानने वालों में सिर्फ मिस जस्टिस है जो हेल्प कर सकती है, लेकिन वो भी अभी सिर्फ सीक्वेंस एट टेलेपथिस्ट है। फिर उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, अगर तुम फूल को मानने लगो तो शायद हम बुक ऑफ सीक्रेट्स की नॉलेज यूज करके कोई रिचुअल कर सकते हैं। और फिर वो एक बहुत डीप लोर कनेक्शन बनाता है। वैम्पायर्स प्राइमोर्डियल मून को पूजते हैं और सिटी ऑफ सिल्वर में वैम्पायर एंसेस्टर लिथ का जिक्र है। क्या लिलिथ ही प्राइमोर्डियल मून है? ये सब वो बस कुछ सेकंड में सोच लेता है और एमलिन को स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका ढूंढूंगा। इसके बाद एमलिन जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसे केला क्लब जाने की इतनी जल्दी थी कि अगर आसपास कोई न होता तो वो शायद बैट बनकर उड़ ही जाता। क्लेन वहां से वापस अपने घर मिन्स्क स्ट्रीट पहुंचता है और आदत के हिसाब से अपना लेटर बॉक्स चेक करता है और सरप्राइजिंगली उसमें एक लेटर था। ये लेटर लॉयर जर्गन कूपर का था, जिनकी बिल्ली को क्लेन ने कुछ दिन खाना खिलाया था। लिफाफे के अंदर एक छोटा सा नोट और 6 सोली थे जो उसकी पेमेंट थी। लेटर बहुत ही फॉर्मल और टू द पॉइंट था, बिल्कुल लायर जर्गन के जैसा, जिसे पढ़कर क्लेन को हंसी आ जाती है। वो सोचता है, इनका थैंक यू भी इतना बोरिंग है, इससे अच्छा तो इन बिल्ली ब्रॉडी अपना प्यार दिखा देती है। इसके बाद क्लेन डिटेक्टिव स्टोट को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बहुत स्मार्टली बताता है कि एमलिन व्हाइट उसे हार्वेस्ट चर्च में मिला था और अब वो घर वापस आ गया है। वो पूरी कहानी को ऐसे मोड़ देता है जिससे लगे कि एमलिन घर से भाग गया था, अब उसे समझा बुझाकर वापस लाया गया है। वो लेटर को पोस्ट करने के बजाय एक कैरेज ड्राइवर को पैसे देकर सीधे स्टुअर्ट के घर भिजवाता है ताकि उसे अपनी पेमेंट जल्दी मिल सके। देखो हमारा शर्लॉक कितना क्लेवर है। अगली सुबह क्लेन अपने लिए देसी सी फूड राइस बनाता है जो उसे अपनी पुरानी दुनिया यानी अर्थ की याद दिलाता है। उसके लिए ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट था क्योंकि ये खाना उसके पास से जुड़ा हुआ था। खाना खाने के बाद वो एमलिन वाले केस के बारे में सोचता है और उसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। उसे समझ आता है कि उसका परफॉर्मेंस फेल हो गया था क्योंकि उसने सिर्फ अपने प्लान के बारे में सोचा था। उसे रियलाइज होता है कि एक मैजिशियन का परफॉर्मेंस सिर्फ उसके या उसके असिस्टेंट्स के कंट्रोल में नहीं होता, उसमें एनिमीज और बाकी पार्टिसिपेंट्स की चॉइस भी मैटर करती है।
ये एक बहुत बड़ा लेसन था जो उसे आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। मतलब अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर की तरह सोचना सीख रहा था जो हर कैरेक्टर के को पहले से एंटिसिपेट कर सके। वो कुछ और परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है, जैसे कि ट्यूडर एरा के खंडर में उस एविल स्पिरिट से लड़ में, लेकिन उसे पता कि वो अभी उतना पावरफुल नहीं है। वो सोचता है परफॉर्मेंस का मतलब सुसाइड करना नहीं होता। फिर उसे उस बच्चे विल ऑसेप्टिन की याद आती है जिसके पास एक टैरो कार्ड था, लेकिन वो केस भी नाइटहॉक्स के पास था, तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। वो फैसला करता है कि अभी के लिए उसे लो प्रोफाइल रहना होगा, क्योंकि रोज स्कूल ऑफ थॉट के लोग अभी भी शेरन और मैरिक के हेल्पर को ढूंढ रहे थे जो कि वो खुद था। तो वो अपना पूरा दिन ऑफ सीक्रेट्स को पढ़ने में लगा देता है, क्योंकि उसे पता था कि नॉलेज ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। शाम को उसके दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर डिटेक्टिव स्टुअर्ट खड़ा था और वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड और एक्साइटेड था। वो आते ही क्लेन किताब के पुल बांध देता है। तुम सच में एक ग्रेट डिटेक्टिव हो शर्लॉक, बिना किसी क्लू के तुमने ये केस सॉल्व कर दिया। और जैसे ही स्टुअर्ट उसकी तारीफ करता है, क्लेन को एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसे महसूस होता है कि उसका मैजिशियन पोशन थोड़ा और डाइजेस्ट हो गया है। उसे तब समझ आता है कि उसका परफॉर्मेंस पूरी तरह फेल नहीं हुआ था। भले ही ऑडियंस में सिर्फ एक ही इंसान था, डिटेक्टिव, लेकिन उस क्लेन की बनाई कहानी पर पूरी तरह यकीन कर लिया था और उसे एक ऑडियंस मेंबर का अप्लॉज ही पोशन को डाइजेस्ट करने के लिए काफी था। यहीं पर क्लेन को मैजिशियन पाथवे का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है। एक मैजिशियन के लिए ऑडियंस का अप्लॉज ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी यानी क्लेन के घर पर। आपको याद होगा कि उसने डिटेक्टिव स्टुअर्ट की हेल्प की थी एक वेम्पायर एम्बलिन वाइट को ढूंढने में। तो अब स्टुअर्ट उससे मिलने और उसका हिस्सा देने के लिए आया है, लेकिन क्लेन बड़ी मॉडेस्टी से कहता है, अरे नहीं, ये तो बस मेरी अच्छी किस्मत थी, भगवान की कृपा थी मुझ पर। हालांकि ये बात एक तरह से सच भी थी, क्योंकि स्टुअर्ट के मिशन लेने से बहुत पहले ही क्लेन को एम्बलिन वाइट के बारे में पता चल गया था। खैर, स्टुअर्ट अंदर आता है और आते ही बैकलैंड के मौसम की बुराई शुरू कर देता है। वो कहता है, यहाँ की सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है, हड्डियों में घुस जाती है। इस पर क्लेन हंसते हुए जवाब देता है, इसे तुम सर्दी कहते हो, कभी नॉर्थ मिडशायर के विंटर काउंटी में एक दिन गुजार कर देखो, तब पता चलेगा असली सर्दी क्या होती है। ये छोटी छोटी बातें उनके बीच अच्छी दोस्ती की शुरुआत जैसी लग रही थीं। फिर क्लेन उसे एक कप गर्म कॉफी ऑफर करता है और दोनों एक्टिविटी रूम में आकर बैठ जाते हैं। वहां जलती हुई फायरप्लेस को देखकर स्टुअर्ट को थोड़ी राहत मिलती है। वो बातों बातों में बताता है कि न्यू ईयर पर वो छुट्टियां मनाने डेसी बे जा रहा है फिशिंग करने के लिए, और वो क्लेन से भी उसके प्लान्स के बारे में पूछता है। ये सुनते ही क्लेन थोड़ा खोसा जाता है और कहता है, शायद मुझे भी डेसी बे जाना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट आता है, क्योंकि ये उसके बड़े भाई बेंसन और बहन मिल्सा के साथ किया हुआ एक वादा था। उन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो एक दिन साथ में डेसी बे जाएंगे। ये सीन दिखाता है कि शर्लॉक मोरियार्टी की इस नकली पहचान के पीछे क्लेन आज भी अपने परिवार को कितना मिस करता है। खैर, स्टुअर्ट अपनी बातों में लगा रहता है कि कैसे वो लोग अमीर नहीं हैं, वरना वो फेसाक और इंटिस जैसे देशों में घूमना चाहता। इसके बाद क्लेन उसे इंस्टेंट कॉफी बनाकर देता है और फिर आती है काम की बात। स्टुअर्ट बहुत फॉर्मल होकर कहता है, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैं इस बार का रिवॉर्ड तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वो बताता है कि व्हाइट फैमिली ने टोटल 50 पाउंड्स दिए हैं, और क्योंकि क्लेन ने ज्यादा काम किया था इसलिए वो उसे 30 पाउंड्स दे रहा है। ये सुनते ही क्लेन मन ही मन हंसने लगता है। क्या सिर्फ 50 पाउंड्स? एक वैम्पायर की कीमत सिर्फ 50 पाउंड्स। लेकिन उसे पता था कि व्हाइट फैमिली ने जानबूझकर रिवॉर्ड कम रखा था ताकि ज्यादा पैसे देखकर डिटेक्टिव्स कुछ गड़बड़ ना सोचें और पुलिस या ऑफिशियल बियॉन्डर्स का ध्यान इस केस पर ना जाए, क्योंकि एक नॉर्मल प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए 50 पाउंड्स का मिशन भी बहुत बड़ा माना जाता था। इसके अलावा स्टुअर्ट उसे 1 पाउंड एक्स्ट्रा देता है जो व्हाइट फैमिली ने उसके ट्रांसपोर्टेशन खर्च के लिए भेजा था। पैसे देने के बाद स्टुअर्ट क्लेन की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। वो कहता है, मिस्टर स्टैंटन के अलावा तुम सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव हो जिससे मैं आज तक मिला हूँ। मतलब हमारे डिटेक्टिव मोरियार्टी को उनका पहला फैन मिल गया था, वो भी डिटेक्टिव सर्कल के अंदर ही। स्टुअर्ट पूछता है, तुमने किसी महान डिटेक्टिव से सीखा है क्या? इस पर क्लेन मन ही मन में आरखांचक जवाब सोचता है, हाँ बहुत सारे हैं, शर्लॉक होम्स, हरक्यूल पोयरो वो जो हमेशा प्राइमरी स्कूल में रहता है, और वो जो अपने दादाजी के नाम को उल्लू बनाता है। दूसरों ये रेफरेंसेज सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आई। राइटर ने यहाँ पर बढ़िया ह्यूमर डाला है, लेकिन बाहर से वो बस इतना कहता है कि वो मिडशायर से हैं और डिटेक्टिव बनने से पहले कई तरह के काम कर चुका है। बातचीत के बाद जब स्टुअर्ट जाने लगता है तो वो दरवाजे पर रुककर एक बहुत ही मजेदार बात कहता है। वो क्लेन की इंस्टेंट कॉफी की तरफ इशारा करके बोलता है, शर्लॉक तुम बहुत सिंपल रहते हो, तुम्हारा टैलेंट इससे बेहतर कॉफी डिजर्व करता है। आह, मतलब क्या स्टाइल से बेइज्जती की है।
क्लेन बेचारा थोड़ा एम्बेरस हो टाल देता है कि उसे हंस कॉफी की क्वालिटी का कुछ पता नहीं चलता। ये छोटा सा सीन कैरेक्टर को और भी रियल और रिलेटेबल बना देता है। स्टुअर्ट के जाने के बाद क्लेन रात के खाने की तैयारी में लग जाता है। वो बीफ बोन रेडिश सूप बनाने वाला था। अभी वो तैयारी कर ही रहा होता है कि दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे के पीछे कोई और नहीं बल्कि हैंडसम वैम्पायर एमलिन व्हाइट खड़ा था। क्लेन मन में सोचता है, इसे तो जल्दी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कितना जुबान का पक्का आदमी है। एमलिन थोड़ा चिढ़ा लग रहा था, शायद हार्वेस्ट चर्च जाने की वजह से। क्लेन उसे देखकर मुस्कुराता और उसके पादरी वाले कपड़ों पर कमेंट करता है, लगता है हार्वेस्ट चर्च से सीधे यहीं आ रहे हो, कल तो कह रहे थे कि तुम रेजिस्ट कर सकते हो। एमलिन गुस्से में कहता है, वो बूढ़ा आदमी, छोड़ ये बताओ इस सजेशन से छुटकारा कैसे मिलेगा। इससे पहले कि क्लेन कुछ कहता, एमलिन बात बदल देता और कहता है, चलो मुझे पेशेंट के पास ले चलो, मेरे लिए अच्छा डिनर इंतजार कर रहा है। बोलते बोलते वो सूप की खुशबू भी लेता है, जिससे पता चलता है कि उसे भी अच्छा खाना पसंद है। क्लेन और एमलिन लॉयर जर्गेन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एमलिन कहता है कि उसे बैकलैंड का धुंध वाला मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि इससे सूरज की रोशनी छिप जाती है और वो दिन में भी आराम से बाहर निकल पाता है। ये क्लेन के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी से सच में नुकसान होता है। क्लेन उससे पूछता है कि क्या उसके पास प्रैक्टिस करने का मेडिकल सर्टिफिकेट है, ताकि वो लॉयर जर्गेन को यकीन दिला सके। इस पर एमलिन बड़े गर्व से जवाब देता है, हाँ है, बड़ी आसानी से मिल गया था। उसके टोन से ऐसा लग रहा था जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलना उसके लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। जब वो लोग जर्गेन के घर पहुंचते हैं तो मिसेस डोरिस उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। एमलिन मरीज को चेक करने के बाद क्लेन को बताता है कि उनकी हालत उम्र की वजह से ऐसी है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसकी दवा से वो बस ये सर्दी निकाल पाएंगी और ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल और जी पाएंगी। ये सुनकर क्लेन मन ही मन एक गहरी सांस लेता है। लॉयर जर्गेन, जो स्वभाव से काफी सतर्क था, दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछता है। एमलिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह उसे सब कुछ समझाता है और अपना सर्टिफिकेट दिखाता है। क्योंकि क्लेन ने पहले ही डिवाइनेशन कर लिया था, वो जर्गेन को यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। आखिरकार जर्गेन मान जाता है। मिसेज डोरिस दवा पीती हैं और धीरे धीरे उनकी सांसें हल्की होने लगती हैं। वो खुश होकर कहती हैं, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। ये देखकर जर्गेन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती, लेकिन क्लेन को सच पता था। वो मन में सोचता है, शायद ये भी एक तरह का मैजिक शो ही है, बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा नतीजा बनाना जो भले ही नकली हो लेकिन ऑडियंस को खुशी दे जाए। और इसी सोच के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जो हमें क्लेन के कैरेक्टर की एक और गहरी साइड दिखाता है। तो पिछले सीन के बाद क्लेन और वैम्पायर एमलिन व्हाइट लॉयर जर्गेन के घर से निकल जाते हैं। दोनों चुपचाप चल रहे थे और अपने अपने ख्यालों में गुम थे, क्योंकि अभी अभी जो हुआ था वो काफी इंटेंस था। जल्द ही वो क्लेन के घर 15 मिन्स्क स्ट्रीट के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर एमलिन थोड़ा कूल बनने की कोशिश करते हुए खांसता है और कहता है, पेमेंट हो चुकी है, उम्मीद है हम दोबारा नहीं मिलेंगे। भाई सुनने में तो ये काफी कूल लगा, लेकिन मिस्टर व्हाइट, क्या आप कुछ जरूरी चीज भूल रहे हैं? क्लेन पोलाइटली स्माइल करता है और कहता है, मैं बिशप उत्रावस्की से मिलने हार्वेस्ट चर्च आता रहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उस वक्त तुम वहां नहीं मिलोगे। अगर तुम मिल गए तो मुझे तुम्हारे दिमाग में जो साइकोलॉजी मैंने प्लांट किया है उसे हटाने का तरीका नहीं ढूंढना पड़ेगा। यह सुनते ही एमलिन का चेहरा देखने लायक था। उसका एक्सप्रेशन एकदम अजीब हो गया, जैसे कोई सीक्रेट पकड़ा गया हो। वो 2 सेकंड चुप रहता है और फिर अपनी चिन ऊपर उठाकर कहता है, हम सैंग्विन में बहुत पावरफुल मिस्टिसियोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे मदद के लिए लिखूंगा। मतलब वो अपनी वैम्पायर रेस की पावर का दिखावा कर रहा था। यह बोलकर वो बाय करता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो अचानक धीमा हो जाता है, मुड़ता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या पका रहे थे? क्लेन घर से आ रही खुशबू लेते हुए बताता है, बीफ बोन रेडिश सूप, चावल और फेनापॉटर हाईलैंड्स की मिर्च के साथ। एमलिन ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाता है और सिर हिलाकर कहता है, मिर्च? वो सैंग्विन को पसंद नहीं आती, और सच कहूं तो मेरे लिए भी एक वैम्पायर को मिर्च खाते हुए इमेजिन करना काफी मुश्किल है। ये तो वही बात हो गई कि कोई वैम्पायर लहसुन खा रहा हो। खैर, क्लेन बस उसे दवाई की तरफ इशारा करता है, यह बताने के लिए कि वो अपना डिनर एंजॉय करने जा रहा है। तभी एमलिन को कुछ याद आता है और वो अपनी आवाज धीमी करके कहता है, मैंने कल रात बहुत सोचा और मुझे पता चला कि तुमने तो असल में कुछ किया ही नहीं, तो फिर तुम कॉम्पेंसेशन क्यों मांग रहे हो? वो बूढ़ा आदमी तो मुझे किसी भी वक्त जाने देता। अब यहाँ क्लेन का स्मार्ट जवाब सुनो, जो दिखा क्लेवर है कि वो कितना कहता है, नहीं, हिसाब ऐसे नहीं होता। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ढूंढने का मिशन दिया था, बचाने का नहीं, और आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढा तो एग्रीमेंट के हिसाब से रिवॉर्ड मेरा होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया होता तो तुम शायद हफ्तों या महीनों तक हार्वेस्ट चर्च में ही पड़े रहते, यह जाने बिना कि तुम वहां से जाने के लिए आजाद हो। यह सुनकर एमलिन का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। क्या तुम ये इशारा कर रहे हो कि मेरी इंटेलिजेंस कम है? क्लेन अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं इशारा मैं सीधे सीधे कर रहा हूं।
लेकिन बाहर वो बस स्माइल करता है, कुछ नहीं कहता और दरवाजा खोलकर सीधे किचन की तरफ चला जाता है जहां उसका टेस्ट डिनर इंतजार कर रहा था। अगली सुबह थर्सडे को क्लेन ईस्ट बोरो के एक वैल्यू फॉर्मनी कॉफी शॉप में जाता है। वहां उसका इन्फॉर्मेंट ऑल्ट कोहलर पहले की तरह ही एक मोटी जैकेट पहने बैठा था। क्लेन उसके सामने पहुंचता और उसे उसकी पेमेंट देता है, 2 5 सोली नोट्स, 4 1 सोली नोट्स और कुछ कॉपर पेनीज ताकि पेमेंट थोड़ी ज्यादा लगे, टोटल 15 सोली। ओल्ड कोहलर काफी देर तक उन पैसों को घूरता रहता है, फिर अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें उठाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक स्माइल के साथ कहता है, डॉक पर हम भारी सामान उठाते हैं, ठंडे और गंदे पानी में पैर रखकर सफाई करते हैं और हमें दिन का सिर्फ 1 सोली मिलता है। और यहाँ उसके हाथ में पूरे 15 सोली थे, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। क्लेन चुपचाप उसकी बात सुनता है और कुछ सेकंड्स बाद पूछता है, तुमने हाल ही में क्या सुना है, क्या नोटिस किया है? ओल्ड कोहलर पैसे संभाल कर रखता है और बताता है, हाल ही में एक अफवाह फैल नहीं कहां से, पता वो कह रहे हैं कि जब हम 7 गॉड्स में से किसी एक पर यकीन करते ही हैं तो हम सीधे हर चीज के क्रिएटर को ही क्यों न प्रे करें। कहा जाता है कि वो सच में मरे नहीं हैं और वो हर किसी के शरीर में और हर चीज में मौजूद हैं। उन्हें प्रे करने से हमें रिडेम्पशन मिलेगा और मरने से पहले हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और रोज मक्खन और मीट खाने को मिलेगा। यह सुनते ही क्लेन दिमाग अलर्ट हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह ऑरोरा ऑर्डर का फैलाया हुआ कोई थ्योरी है जो वो फॉलन क्रियर के बारे में फैला रहे हैं। लेनेवस वाले इंसिडेंट के बाद अब उन्होंने ईस्ट बोरो, डॉक एरिया और फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट के गरीब लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। क्लेन सोचने लगता है कि क्या तीनों चर्चेस को इस बारे में पता है या नहीं। ओल्ड कोहल अपनी बात जारी रखता है, मिस्टर डिटेक्टिव, आपके कहने पर मैंने फीमेल टेक्सटाइल वर्ड्स पर भी ध्यान दिया। पुलिस की मदद से उनका स्ट्रगल तो फेल हो गया, लेकिन जो लीडर्स थी उन्हें फैक्ट्री में सुपरवाइजर बना दिया गया और 1/3 वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी। उनमें से कुछ नई जॉब्स ढूंढ रही हैं, कुछ स्ट्रीट गर्ल्स बन गई हैं और कुछ कहीं चली गई हैं। पूरा ईस्ट बोरो बहुत क्यास में है। यह सुनकर क्लेन के दिल में काह निकलती है। वो सोचता है कि अगर इस वक्त वाइस एडमिरल हरिकेन यहाँ होता तो वो ईस्ट बोरो में रोज 1-2 लोगों को मार सकता था और किसी को पतना खराब था। फिर ओल्ड कोहलर अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, वैसे लिव की सबसे छोटी बेटी गायब हो गई है। क्लेन पूछता है, लिव? उसे यह नाम याद नहीं था। ओल्ड कोहलर याद दिलाता है, अरे वही लॉन्ड्री मेड जिससे आप और मिस्टर रिपोर्टर पिछली बार मिले थे, जो किसी से बहस कर रही थी। वो हमेशा अपनी 2 बेटियों के साथ घर पर कपड़े धोती थी, लेकिन कल जब उसकी दोनों बेटियां लॉन्ड्री डिलीवर करके घर लौट रही थीं, तो उनमें से एक गायब हो गई, छोटी वाली। ईस्ट बोरो की पुलिस तो ऐसे केस में उसे ज्यादा ढूंढेगी भी नहीं। यह सुनते ही क्लेन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है, जो लोग अनलकी होते हैं उनके साथ अक्सर और भी बुरा होता है, क्योंकि उनके पास खतरे का सामना करने या अपने हालात बदलने की ताकत नहीं होती। वो कुछ सेकंड्स तक पत्थर की तरह शांत रहता है, फिर कहता है, मुझे उनके पास ले टेकती हूँ, शायद मैं उनकी मदद कर सकूं। ओल्ड कोहला उसे याद दिलाता है, उनके पास पैसे नहीं हैं। क्लेन अपनी हैट और केन उठाते हुए कहता है, मैं कभी कभी वॉलंटियर काम भी करता हूँ। अब कहानी का सीन बदलता है और हम चेरवुड बोरो पहुंचते हैं, जहां जियो और फॉर्स अपने अपार्टमेंट में हैं। फॉर्स अपनी नई बुक के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, तो वो टहलने के लिए बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो अनजाने में एक जानी पहचानी जगह पर पहुंच जाती है। उसके सामने यूसफो क्लिनिक था, जहां उसने पहले काम किया था। वहां पहुंचकर उसे अपनी पुरानी मेंटर मिसेज ओलिसा की याद आती है, जिन्होंने उसे बियॉन्डर की दुनिया में गाइड किया था। वो उस गली में मुड़ जाती है जहां ओलिसा यूनिट 39 में रहती थी। उसे लगता है कि अब तो वहां नए किराएदार आ गए होंगे, 3 साल हो गए हैं। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो एक भारी ऊनी कोट और काली हैट पहने यूनिट 39 के सामने खड़ा था और 3 बार घंटी बजा चुका था। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है और कंफ्यूजन में था कि अभी भी कोई नहीं था है। अचानक उसकी नजर पास फॉर्स पर पड़ती है। वो उसके पास आता है और पूछता है, खूबसूरत लेडी, क्या आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं? क्या आप लॉबेरो और ओलिसा को जानती हैं? फॉर्स सोचकर कहती है, जिस मिसेज ओलिसा को मैं जानती हूँ, उनकी तो 3 साल पहले डेथ हो गई थी। 3 साल पहले डेथ हो गई। और लॉबेरो का क्या? वो बूढ़ा आदमी जल्दी से पूछता है। फॉर्स ईमानदारी से जवाब देती है, उनके हस्बैंड की डेथ तो उनसे भी पहले हो गई थी। यह सुनकर वो बुजुर्ग आदमी हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर दुख छा जाता है। वो कहता है, थैंक यू अच्छी लेडी, मैं लॉबेरो का बड़ा भाई हूँ। मुझे काफी समय से उनकी कोई चिट्ठी नहीं मिली, तो मैं उनसे मिलने आया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पिछले कुछ सालों में उनके साथ क्या हुआ? मिसेज ओलिसा के हस्बैंड का बड़ा भाई। फॉर्स को अचानक आता है कि क्या ये उसी फैमिली का डिसेंडेंट हो सकता है जिसके बारे में ओलिसा बात करती थी। वो स्माइल के साथ जवाब देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सीन वापस ईस्ट बोरो में आता है। क्लेन एक बार फिर एक पुराने अपार्टमेंट के नमी वाले कमरे में कदम रखता है। उसने उस औरत लिव को देखा जो कपड़ों के ढेर बीच खड़ी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसकी बड़ी बेटी जो 17-18 साल की थी, बिस्तर के पास बैठकर कपड़े धोते हुए लगातार रो रही थी।
सब मेरी गलती है, मैंने उस पर ठीक से नजर नहीं रखी। मुझे उसे उस सुनसान गली में नहीं ले जाना चाहिए था। वो तो कह रही थी कि वो आज रात फ्री स्कूल में कुछ और शब्द सीखने जाएगी। यह मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती है। लिव अचानक होश में आती है और अपनी बड़ी बेटी की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाती है, रो क्यों रही हो? उठो और कपड़े धो। क्या भूखे मरना है? क्या तुम फ्री स्कूल भी नहीं जाना चाहती? चिल्लाने के बाद उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े क्लेन और ओल्ड कोहलर पर पड़ती है। वो शक से पूछती है, ओल्ड कोहलर ये कौन है? तो भाई कहानी आगे बढ़ती है और क्लेन शर्लॉक मोराटी के डिस्गाइज में उल्स गायब हुई लड़की डेजी के घर पहुंचता है। सिचुएशन काफी सीरियस थी और उस घर का माहौल देखकर ही किसी का भी दिल पसीज जाए। चारों तरफ गीले कपड़े टंगे हुए थे और घर में गरीबी साफ झलक रही थी। वहां उनकी मुलाकात डेजी की माँ लिव से होती है, जो क्लेन को देखकर ही भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है कि उन्होंने पहले ही पुलिस में रिपोर्ट कर दी, उन्हें किसी डिटेक्टिव की जरूरत नहीं है। उसकी बातों में एक अजीब सी बेबसी और गुस्सा था, जैसे उस सिस्टम पर कोई भरोसा ही नहीं बचा हो। ओल्ड कोहलर उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। और सच कहूं तो उसका गुस्सा जायज भी था। ईस्ट बोरो की पुलिस गरीबों की मदद कब करती है? लेकिन क्लेन यहाँ पर कोई नॉर्मल डिटेक्टिव नहीं था। वो जानता था कि ऐसे लोगों से कैसे बात करनी है। उसने बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाले अंदाज में लिव से 3 सवाल पूछे और भाई इन सवालों ने पूरा गेम ही पलट दिया। क्लेन ने कहा, क्या आपको सच में लगता है कि ईस्ट बोरो की पुलिस डेजी को खोजने के लिए मेहनत करेगी? दूसरा सवाल था, क्या आपको यकीन है कि जिन लोगों ने डेजी को गायब किया है वो आपके परिवार को बख्श देंगे? और फिर तीसरा सबसे खतरनाक सवाल, क्या आप एक बेटी खोने के बाद दूसरी बेटी को भी खोना चाहें? ये शब्द सुनकर लिव का सारा गुस्सा, सारा डिफेंस एक पल बिखर गया। एकदम चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो दर्द और बेबसी में बस इतना ही बोल पाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सीन बहुत ही यूं कि ये इमोशनल था कि गरीबी इंसान को कितना लाचार बना देती है। तब क्लेन उसे समझाता है कि वो ये काम फ्री में करेगा, एक वॉलंटियर की तरह, क्योंकि दूसरों की मदद करने से उसे खुशी मिलती है। ये सुनकर लिव को थोड़ी उम्मीद मिलती है और वो उसे एक भला इंसान समझकर पूरी बात बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताती है कि कैसे डेजी अपनी बहन फ्रेजा के साथ कपड़े डिलीवर करने गई थी और एक सुनसान गली से अचानक गायब हो गई। अब क्लेन को अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए डेज की कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे वो कनेक्ट कर सके। उसने बहाना बनाया कि उसे एक पुलिस डॉग की मदद के लिए डेजी की कोई चीज चाहिए जो वो अक्सर अपने पास रखती हो। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, जिससे सिचुएशन और भी होपलेस लगने लगी। लेकिन तभी डेज की छोटी ब्रेजा को कुछ याद आता है, डेजी की वोकैबुलरी बुक। और भाई ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी, ये डेजी के सपनों का सबूत थी। लिव बताती है कि वो अपनी दोनों बेटियों को रात में फ्री स्कूल भेजती थी ताकि वो उसकी तरह कपड़े धोने का काम ना करें। फ्रेजा रोते हुए बताती कि डेजी को पढ़ना बहुत पसंद था, वो अपनी क्लास की ट्यूटर भी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर सड़क पर भोर की रोशनी में अपनी वोकैबुलरी बुक से याद करती थी, क्योंकि उनके इलाके में स्ट्रीट लैंप तक नहीं थे। अब सोचो, एक लड़की जो अपनी गरीबी से बाहर निकलने कर रही थी, उसके साथ ऐसा हो गया। ये सुनकर क्लेन भी इमोशनल हो जाता है। फ्रेजा भागकर अंदर से फटे हुए कागजों का एक बंडल ले आती है जो नमी की वजह से थोड़े खराब हो चुके थे, लेकिन यही डेजी की सबसे कीमती चीज थी। क्लेन वो बुक लेता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो डेजी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। वहां से निकलने के बाद क्लेन अपनी बियॉन्डर पावर का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी छड़ी यानी केन और डेजी की वोकैबुलरी बुक का इस्तेमाल करके एक डाउजिंग रिचुअल किया। ये एक तरह का मैजिकल सर्च ऑपरेशन था जिससे उसे पता चल सकता किस डायरेक्शन में है, और रिचुअल काम कर गया। उसे एक डायरेक्शन मिल गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। क्लेन तुरंत एक घोड़ा गाड़ी किराए पर लेता है और उसी डायरेक्शन में निकल पड़ता है। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी एक बहुत ही अमीर इलाके में पहुंचती है और एक आलीशान घर के सामने आकर रुक जाती है। उस घर के बाहर बड़े बड़े गार्ड्स थे, खतरनाक कुत्ते थे और पूरी जगह हाई सिक्योरिटी में थी। क्लेन को अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से ही उस जगह पर बहुत बड़े खतरे का एहसास होने लगता है। तभी गाड़ी का ड्राइवर एकदम कैजुअली उससे पूछता है, सर क्या आप मिस्टर कापी से मिलने आए हैं? कापी ये नाम सुनते ही क्लेन के दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है। ये वही कापी था, शहर का एक बहुत बड़ा टाइकून, जिसके बारे में अफवाहें थी कि वो एक खूनी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और कई मासूम लड़कियों के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। अब जैकलीन को पूरा मामला समझ आया। डेजी का किडनैप कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़े और खतरनाक रैकेट का शिकार हुई थी। एक गरीब लड़की का केस अब शहर के सबसे पावरफुल और खतरनाक आदमियों में से एक से जुड़ चुका था। क्लेन बिना कुछ कहे गाड़ी को आगे बढ़ाने का इशारा करता है, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नया प्लान बन रहा था। उसे पता था कि ये लड़ाई अब बहुत ज्यादा मुश्किल और जानलेवा होने वाली है। तो भाई सीन शिफ्ट होता है एक कॉफी शॉप में, जहां लॉरेंस नाम का एक कैरेक्टर बैठा हुआ है और वो सिर्फ कॉफी नहीं पी रहा, बल्कि अपने दिमाग में अपनी फैमिली यानी अब्राहम फैमिली की दर्द भरी कहानी को याद कर रहा है। देखो, सिचुएशन ये थी कि अब्राहम फैमिली पर एक बहुत ही खतरनाक कर्ज यानी श्राप था। श्राप ये था कि अगर फैमिली का कोई भी मेंबर बियॉन्ड पाथ पर ज्यादा आगे बढ़ता, मतलब हाई सीक्वेंस पर जाता, तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता। वो अपना कंट्रोल खो देता या पागल हो जाता। अब सोचो ये कितनी ट्रेजिक बात है।
जिस पावर से दुनिया में लोग इज्जत और ताकत कमाते हैं, वही पावर इनके लिए मौत का सामान थी। इसी डर की वजह से फैमिली के ज्यादातर लोगों ने एडवांस करना ही छोड़ दिया। वो सीक्वेंस 8 या 9 पर ही अटके रहे। कुछ ने तो बियॉन्डर बनना ही छोड़ दिया ताकि वो एक नॉर्मल शांत जिंदगी जी सकें। इस सिचुएशन से निपटने के लिए फैमिली बड़े के बड़ों यानी एल्डर काउंसिल ने एक प्लान बनाया, जो मेरे हिसाब से उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम खुद पावरफुल नहीं बन सकते तो क्यों ना हम बाहरी लोगों को, नॉन फैमिली मेंबर्स को ट्रेन करें। वो लोग हाई सीक्वेंस बियॉन्डर बनेंगे और फिर हमारी मदद करेंगे इस कर्ज से डील करने में। सुनने में ये प्लान काफी स्मार्ट लगता है ना, पर भाई यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। शुरू में सब सही चला, वो बाहरी अप्रेंटिस बहुत तेजी से पावरफुल होने लगे क्योंकि उन पर तो कोई कर्ज था नहीं। सिर्फ 10 साल के अंदर उनमें से कई सीक्वेंस 5 तक पहुंच गए, जबकि अब्राहम फैमिली का एक भी बंदा सीक्वेंस 6 पर नहीं था। मतलब सिचुएशन ये हो गई कि पेड़ की जड़ें तो कमजोर थीं, पर उसकी टहनियां बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उन एम्बिशियस अप्रेंटिसेस ने धोखा दे दिया। उन्होंने फैमिली के पावरफुल सील आर्टिफैक्ट्स कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि उनका प्लान फेल हो गया, पर इस इंसिडेंट ने फैमिली और अप्रेंटिसेस के बीच एक गहरी दरार डाल दी थी। और इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा विलेन था बोटिस नाम का एक अप्रेंटिस। उसे ट्रू क्रिएटर ने बहका लिया था और वो अरोरा ऑर्डर में शामिल हो गया। उसने अब्राहम फैमिली को ऐसा धोखा दिया कि एक भयानक तबाही आ गई। इस डिजास्टर में अब्राहम फैमिली के लगभग सारे बड़े लोग मारे गए, उनके ज्यादातर सील्ड आर्टिफैक्ट्स खो गए और लॉरेंस का अपना भाई रिचर्ड भी मारा गया। और बोटिस वो इस धोखे से बहुत पावरफुल बन गया। वो एक डेमीगॉड बन गया और अरोरा ऑर्डर के 5 सेंट्स में से एक सेंट ऑफ सीक्रेट्स कहलाया। ये सारी बातें याद करके लॉरेल दुख से भर जाता है। वो अब लगभग 80 साल का हो चुका है। उसके बच्चे भी बोटिस की वजह से मारे गए थे और अब उसे अपनी फैमिली का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। उसे बदला लेने की भी कोई उम्मीद नहीं दिखती क्योंकि वो खुद इतना बूढ़ा और जख्मी कि अपनी बियॉन्डर पावर्स यूज करने से भी डरता है। तो एक तरफ लॉरेंस अपने पास्ट के दुख में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ थी हमारी राइटर फोर्स जो अपने घर लौट चुकी थी। वो लॉरेंस से मिलकर आई थी और अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कि लॉरेंस, जो कि एक पावरफुल बियॉन्डर फैमिली से है, कहीं डिवाइनेशन या ज्योतिष जैसी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके सारे राज ना जान ले। मतलब द फूल के बारे में, टैरो क्लब के बारे में, सब कुछ। और जब भी टैरो क्लब के मेंबर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है, मिस्टर फूल को प्रे करना। तो फोर्स ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूल से हेल्प मांगी। उसने अपनी पूरी सिचुएशन बताई और कहा कि उसे डर है कि लॉरेंस सच्चाई का पता लगा लेगा। अब इत्तेफाक से क्लेन उस वक्त ग्रे फॉग के ऊपर ही था। उसने फोर्स की प्रेयर सुनी और सिचुएशन को समझा। क्लेन मन ही मन सोचता है ये लड़की काफी होशियार है, प्रॉब्लम होते ही हेल्प मांगना जानती है। और क्लेन को पता था कि फोर्स का डर सही है क्योंकि अप्रेंटिस पाथवे का अगला सीक्वेंस एस्ट्रोलॉजर होता है जिनकी डिवाइनेशन एबिलिटीज कमाल की होती हैं। पर अब क्लेन खुद भी सीक्वेंस 7 का मैजिशियन बन चुका था और उसने बुक ऑफ सीक्रेट्स को अच्छे से पढ़ लिया था। उसके पास ऐसी डिवाइनेशन को इंटरफेयर करने यानी उसमें गड़बड़ी करने के कई तरीके थे। यहाँ क्लेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सोचता है। वो सोचता है कि मैं ग्रे फॉग के ऊपर कितना गॉडलाइक फील करता हूँ, पर जब मैं जस्टिस और हैंगमैन के सामने एक्टिंग करता हूं तो मेरी पोशन डाइजेस्ट क्यों नहीं होती। उसे लगता है कि शायद ग्रे फॉग ऑडियंस के फीडबैक को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से उसकी एक्टिंग का असर रियल वर्ल्ड जैसा नहीं होता। उसे ये भी रियलाइज होता है कि ग्रे फॉग एक बहुत पावरफुल जगह है, पर इसमें खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं, ये बस अपने रूल्स पर काम करती है, जो क्लेन के लिए एक अच्छी बात है। इन सब बातों को साइड में रखकर क्लेन फोर्स की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने नॉलेज को एक पुराने गोटस्किन स्क्रॉल में बदलता है और उसे फोर्स के पास भेज देता है। उस स्क्रॉल में एक स्पेशल रिचुअल करने का तरीका लिखा था। जैसे ही फोर्स को वो स्क्रॉल मिलता है, उसकी जान में जान आ जाती है। उसे भरोसा था कि मिस्टर फूल की मदद से लॉरेंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो रिचुअल की तैयारी शुरू करती है, कैंडल्स जलाती है, हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल्स यूज करती है। पर यह कोई नॉर्मल रिचुअल नहीं था, इसका नाम था आर्टिफिशियल स्लीप वॉकिंग। आसान भाषा में समझो तो इस रिचुअल से इंसान एक गहरी नींद जैसी हालत में चला जाता है जहां उसका दिमाग सोया होता है पर उसकी स्पिरिचुअलिटी एक्टिव रहती है। क्लेन ने ये रिचुअल इसलिए चुना कि ये उसे इनडायरेक्टली फोर्स की मदद करने देता था ताकि वो लॉरेंस की डिवाइनेशन को ब्लॉक कर सके। जैसे ही फोर्स उस स्टेट में पहुंचती है, उसे ऐसा लगता है कि वो हवा में तैर रही है और वापस ग्रे फॉग के ऊपर उस शानदार पैलेस में पहुंच गई है जहां मिस्टर फूल बैठे हैं। अब आता है इस चैप्टर का सबसे कूल पार्ट। क्लेन ग्रे फॉग के ऊपर बैठा अपने हाथ में ब्लैक एम्परर दबाता है ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सके। फिर वो अपने कचरे के ढेर से एक छोटा सा कागज का आदमी, एक पेपर फिगरीन होता है, उसे फोर्स की तरफ फेंकता है। और भाई जैसे ही वो कागज टुकड़ा होने जाता है, वो अचानक बड़ा होने लगता है और उसकी पीठ पर कागज से बने 12 जोड़ी काले पंख उगाते हैं। वो एक पेपर एंजल में बदल जाता है। ये पेपर एंजल फोर्स की इल्यूजनरी फिगर के साथ जाकर मिल जाता है और फिर अचानक जलकर गायब हो जाता है। उधर फोर्स, जो आधी बेहोशी की हालत में थी, उसे एक विजन दिखता है।
उसे दिखता है कि एक बहुत ही मैजेस्टिक एंजल अपने बड़े बड़े काले पंखों से उसे चारों तरफ से घेर कर प्रोटेक्ट कर रहा है। कुछ देर बाद जब फोर्श की आंख खुलती है तो वो वापस अपने कमरे में होती है। सब कुछ नॉर्मल था, पर उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, एंजल। वो इतनी शॉक में थी कि वो रिचुअल खत्म करना भी भूल गई थी। तो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है फोर्स के पेक्टिव से, जो अभी अभी मिस्टर फूल से हेल्प मांगने वाला रिचुअल खत्म करके उठी है और उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। वो सोच रही थी 1 2 3 शायद टोटल 12 पेयर्स विंग्स थे, मतलब चर्च की किताबों के हिसाब से ये तो हाईएस्ट रैंक के एंजल की निशानी है। ये बात उसके लिए शॉकिंग भी थी और नहीं भी। शॉकिंग इसलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों से एक एंजल को देखा था, और शॉकिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर फूल कितने पावरफुल हैं। उनके पास एक एंजल होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मन में सोचती है कि मिस जस्टिस और मिस्टर हैंग्डमैन भी कभी कभी मिस्टर फूल के लिए हिम वर्ड यूज करते हैं, जो किसी गॉड लेवल बीइंग के लिए होता है। तो एक एंजल के नाम भेज के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन भी उसकी रिक्वेस्ट तो बहुत छोटी सी थी, बस एक डिवाइनेशन में इंटरफेयर करना था, और उसके लिए मिस्टर फूल ने सीधा एक एंजल भेज दिया। ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, या फिर शायद उनके लिए ये रोज का काम है। यहाँ फोर्स का दिमाग पूरी तरह से ब्लो हो चुका है। वो समझ नहीं पा रही कि वो कितने बड़े सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बन गई है। और फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आता है, उस एंजल के पंख काले क्यों थे? क्या इसका मतलब डार्कनेस या डेथ से है? मिस्टर फूल की आइडेंटिटी क्या है? क्या वो सच में गॉड ऑफ डेथ हैं जो वापस जिंदा होना चाहते हैं? ये सब सोचकर फोर्स एक गहरी सांस लेती है। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि लॉरेंस नाम का वो आदमी डिवाइनेशन करके उसका पता लगा लेगा, क्योंकि अब उसे एक एंजल प्रोटेक्ट कर रहा था। उसे रियलाइज होता है कि टैरो क्लब ज्वाइन करके वो एक बहुत ही डीप मिस्ट्री में फंस चुकी हैं और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वो बस एम्परर रोजेल की कही बात याद करती है, एक एक करके कदम बढ़ाओ, अपना काम करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं ग्रे फॉग के ऊपर अपने हीरो क्लेन के पास। वो फिलहाल अब्राहम फैमिली वाली बात को साइड में रखता है और अपने ओरिजिनल प्लान पर फोकस करता है। उसने एक पेन और पेपर निकाला और डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा। डेजी की करंट सिचुएशन, उसे पता करना था कि जिस लड़की को किडनैप किया गया है वो अभी किस हाल में है। उसने डेजी की वोकैबुलरी बुक और पेपर को हाथ में पकड़ा, आंखें बंद की और डिवाइनेशन शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में वो एक अजीब सी नींद में चला जाता है और उसके सामने विजन्स फ्लैश होने लगते हैं। और भाई जो विजन उसने देखा वो काफी डिस्टर्बिंग था। उसने देखा कि डेज जो मुश्किल से 13-14 साल की एक बच्ची है, उसे 2 आदमी एक सुनसान गली में खींच कर ले जा रहे हैं। उन्होंने उसका मुंह रुमाल से बंद कर दिया था ताकि वो चिल्ला न सके। वो लोग उसे उठाकर एक कैरेज में डालते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक डेजी की बहन उसे ढूंढने वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी की थी। ये देखकर मुझे भी बुरा लगा, मतलब शहर के बीचों बीच बच्ची को ऐसे किडनैप कर लिया गया। विजन यहीं खत्म नहीं होता। क्लेन आगे देखता है कि कैरेज के अंदर डेजी के गले पर एक ठंडारदार चाकू रखा हुआ है और उसे गंदी गंदी धमकियां दी जा रही हैं। फिर वो कैरेज एक बहुत ही आलीशान विला के अंदर जाती है। डेजी को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है और बाहर से दूसरी औरतों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। मतलब ये एक पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट था। जब डेजी होश में आकर मदद के लिए तो दरवाजा खिल्लाती है और कोई उसे जोर से लात मारता है। बेचारी दर्द से उठ भी नहीं पाती और बस अपनी माँ और बहन को याद करके रोती रहती है। ये सब देखकर क्लेन की आंखें खुलती हैं और उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े पेपर को बुरी तरह से मसल दिया था। उसे ये तो कंफर्म हो गया था कि इन सब के पीछे कैपेम ही है और वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये केस एक नॉर्मल क्राइम जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे ही क्लेन उस विला के पास जाने की सोचता था, उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे बहुत बड़े खतरे का सिग्नल देती थी। इतना बड़ा खतरा किसी नॉर्मल क्रिमिनल गैंग से नहीं आ सकता। क्लेन सोचने लगता है, क्या कैपेम खुद एक सीक्वेंस 6 या सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर है? लेकिन इतने हाई लेवल के बियॉन्डर को पैसे के लिए ऐसा गंदा काम करने की क्या जरूरत है? वो तो आराम से किसी भी गैंग से प्रोटेक्शन मनी वसूल सकता है। तो फिर इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे आखिर राज क्या है? ये बात क्लेन को बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ से कहानी में एक मिस्ट्री का एंगल जुड़ जाता है। उसने डिसाइड किया कि वो एक और डिवाइनेशन करेगा। इस बार उसने एक नए पेपर पर लिखा, डेजी को बचाना एक खतरनाक काम है। उसने अपना स्पिरिट पेंडुलम निकाला और उसे स्टेटमेंट के ऊपर लटका दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो पेंडुलम बहुत तेजी से और बहुत बड़े एम्पलीट्यूड में क्लॉकवाइज घूमने लगा। इसका मतलब था कि डेजी को बचाना वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल भी नहीं था। अभी भी सक्सेस का एक अच्छा चांस था अगर वो सही मौके का फायदा उठा सके। ये देखकर क्लेन अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है और एक स्माइल के साथ सोचता है, मैं एक परफॉर्म करने का मौका ही तो ढूंढ रहा था और ये रहा वो मौका। वो खुद से कहता है कि एक मैजिशियन के तौर पर मुझे मुश्किल चैलेंजेस लेने ही पड़ेंगे, वरना मुझे कोई मैजिशियन नहीं बल्कि एक ट्रिक मास्टर कहेगा जो काम नामुमकिन लगे। उसे कर दिखाना ही एक असली मैजिशियन की पहचान होती है। और यहाँ क्लेन का कैरेक्टर हमें और गहराई से समझ आता है। वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, वो अपनी स्किल्स को भी टेस्ट करना चाहता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे कैपेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि उस विला में कितने बियॉन्डर्स हैं, उनकी पावर्स क्या हैं या कौन से पाथवे से हैं
और एक मैजिशियन का पहला रूल होता है, नेवर परफॉर्म अनप्रिपेयर्ड। बिना तैयारी के कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं की जाती। इसलिए क्लेन को पहले जानकारी इकट्ठा करनी थी। उसने सोचा कि क्या मिस जस्टिस से हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन फिर उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि मिस जस्टिस को बियॉन्डर्स की स्पेसिफिक जानकारी निकालने में हफ्तों लग जाते और डेजी को बचाने के लिए उसके पास उतना टाइम नहीं था। तो उसने एक डबल प्लान बनाया। पहला, वो मिस मैजिशियन यानी फॉर्स और उसकी दोस्त शियो को कैपेम के बैकग्राउंड की जांच करने का काम देगा क्योंकि उन दोनों के ईस्ट बोरो में अच्छे कनेक्शंस हैं। और दूसरा, वो खुद एक्शन लेगा। उसका प्लान था कि वो कैपेम के विला से निकलने वाले किसी सर्वेंट या बॉडीगार्ड पर मीडियमशिप यूज करके अंदर की जानकारी निकालेगा। ये एक सॉलिड प्लान था। प्लान फाइनल होते ही क्लेन काम पर लग गया। दोपहर के खाने के बाद कैपेम के विला के पिछले दरवाजे से एक आदमी बाहर निकला। क्लेन ने चुपके से खुद को समन किया। एक स्पिरिट बॉडी में बदला और उस आदमी के शरीर से चिपक गया। ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था। वो आदमी एक कैरिज में बैठकर ईस्ट बोरो की तरफ जाने लगा। जब कैरिज एक सुनसान जगह पर पहुंची तो क्लेन ने उस आदमी को कंट्रोल करके कैरिज रुकवाई और उसे एक सस्ते से होटल में ले गया। होटल के कमरे में क्लेन ने उस आदमी को नॉक आउट कर दिया और मीडियमशिप रिचुअल की तैयारी शुरू कर दी। उसने प्रोटेक्शन के लिए एक स्पिरिचुअलिटी की दीवार बनाई और रिचुअल का सारा सामान सेट कर लिया। लेकिन जैसे ही वो मीडियमशिप शुरू करने वाला था, उसे एक शॉक लगा। उसने पाया कि उस आदमी की स्पिरिट बॉडी पर एक अनजान रिस्ट्रिक्शन या सील लगी हुई थी। अगर वो जबरदस्ती मीडियमशिप करता तो वो सील एक्टिवेट करती और दुश्मन को अलर्ट कर देती कि कोई जासूसी कर रहा है। ये देखकर क्लेन समझ गया कि कैपेम का मामला वाकई में बहुत ज्यादा कॉशियस है, लेकिन हमारा हीरो इससे घबराने वाला नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बस इससे रोक लोगे? उसने तुरंत रिचुअल को रोका, एक बार फिर खुद को समन किया। कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से अपनी स्पिरिट बॉडी में कमरे में तैर रहा था और इस बार उसने बिना किसी झिझक के उस बेहोश आदमी के शरीर को सीधे सीधे पजेस कर लिया। वो आदमी अचानक से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खाली थीं। वो धीरे चल कलतार के सामने आया और फिर उसने एक धीमी आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया। द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा, यू आर द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, यू आर द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वीड्स गुड लक। मतलब सोचो, क्लेन ने दुश्मन के आदमी को ही अपना कठपुतली बना दी, अपनी प्रार्थना करवा दी। उसी सीन दिखाता है कि क्लेन कितना स्मार्ट और डेयरिंग बन चुका है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।